हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर स्वागत है। तो लेके आए हम आपके लिए आज सेकंड वीडियो, जो कि है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। हमने लास्ट वीडियो में अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के क्वेश्चन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें कहते हैं देशांतर और अक्षांतर, इनको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका 51। इसमें पूछा गया है कि 90 डिग्री पूर्व मध्य कहाँ से नहीं गुजरता। ठीक है, जो 90 डिग्री ईस्ट मेड डज नॉट पास थ्रू, तो आपको बताने इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो यदि बात करें तो इसका जो है सिक्किम जो है सही होगा, जो कहाँ से नहीं गुजरता। 90 डिग्री पूर्व मध्य कहाँ से नहीं गुजरता, जो मेरिडियन है वो अब कहाँ से नहीं गुजरती, वो भाई आपकी सिक्किम राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय देशांतर डैश डैश डिग्री पूर्व के रूप में अनुरूप है। तो आप बताएंगे इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है कितना होता है भाई, आपका 85.5 पूर्व होता है, ईस्ट में होता है ना ये पूर्व। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देशांतर की बात चल रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डैश डैश के उत्तर में स्थित है। तो भारत किसके उत्तर में स्थित है, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इक्वेटर, भूमध्य रेखा में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है इसका भाई सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54। ये पूछा है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। तो 1 डिग्री अक्षांश जो होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है ना। जो 1 डिग्री अक्षांश की बात बोली गई है क्वेश्चन के अंदर, तो ये होता है भाई आपका 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी याद करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये करीब करीब आपका जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा आपकी भाई 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। और 8 राज्य वो कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से देखना है कि कर्क रेखा इसमें से वो कौन सा राज्य है जिससे होकर गुजरती है, और ऐसे 3 होंगे जिनसे गुजर होकर नहीं गुजरती। ठीक है, देखिए आपकी जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसमें से जो मिजोरम है वो आपकी इस राज्य से होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं जो राज्य हैं, वो राज्य कौन कौन से राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, पहला है आपका गुजरात। कौन सा है भाई आपका, गुजरात लिखेंगे, गुजरात है। फिर उसके बाद आपका दूसरा है राजस्थान। ठीक है डियर, और उसके बाद दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद है आपका झारखंड। ठीक है, उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल के बाद है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और उसके बाद आता है आपका भाई मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो ये आपके जो है 8 राज्य हैं। ठीक है, आप इनको जो है याद करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पहला आपका गुजरात है, गमचा छार मित्र पर भी आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी होती है उससे भी याद कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। ठीक है, तो 8 पूरे हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो मिजोरम कैसा है, जैसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों के अंदर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर, जिसे अपसूर्य भी कहा जाता, पर होती है। अब वो डेट बतानी है आपको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे जरा इसका कौन सा
वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर, जिससे अपसूर्य भी कहा जाता है, तो वो डेट है आपकी 4 जुलाई। कौन सी है? 4 जुलाई इसका जो है सही आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? आप इसका आंसर बताएंगे, सही आंसर क्या होगा? तो उसको बोलते हैं आइसोहेलाइंस, मतलब हिंदी में कहते हैं समलवन रेखा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूछा है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? अब कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? देखिए अभी हमने पढ़ा था, अभी आपको हमने रिकॉल भी कराया कि कौन से, देखिए इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कौन सी है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा में, मिजोरम है। तो ये राज्य कौन से कर रेखा होकर गुजरती? अब इसने पूछा कि होकर नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है और गुजरात भी है। भाई ऐसा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश जिससे होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट डाउन करेंगे। तो 58 का जो होगा भाई आपका जो क्वेश्चन है ये 58, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है। आप इसका आंसर बताएंगे, क्या सही आंसर होगा? तो यदि हम इसके आंसर की बात करें, देखिए है ना, उसने पूछा कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है, उनको जाना जाता है अक्षांश के समांतर, मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या जाना जाता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो वो होते हैं विषुव के दिन, मतलब इक्विनॉक्स के दिन, डे ऑफ इक्विनेस। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि 93 पूर्व देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 53 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। अब बताओ, ये आपको एक राज्य से मतलब 53 डिग्री पूर्व देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 58 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताना है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी आप जो है इसको आना चाहिए आपको, किस तरीके से लैटिट्यूड चलना है, किस तरीके से डिपार्चर चलना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या सही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ईटानगर होगा, है ना। तो ईटानगर किसकी राजधानी है भाई? ईटानगर जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर किसकी? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर पड़ता है 53 मीटर ऊपर समुद्र तल से। समुद्र तल से क्योंकि हमारा जो लेवल माना जाता है वो समुद्र तल को ही लेवल मानकर हम उसकी हाइट कितनी ऊंचाई पे या कितनी ऊंचाई पर वो स्थान है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप बताएंगे। उत्तरी ध्रुव ज्योति है, तारों की बौछार है, संक्रिय मंदाकिनी नाभिक है या सितारों की स्वाभाविक चमक है। तो इसका आंसर बताएंगे, क्या सही इसका आंसर होगा भाई, है ना। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो इसमें पूछा गया है कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुव क्षेत्र में होने वाले भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। क्या कहलाते हैं? उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, एरोरा बोरेलिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है ना। तो बताएंगे जरा इसका आंसर भी सही, क्या सही आंसर होगा बताओ भाई। तो वो ऐसा एक जिसका दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है, तो ऐसा है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है भाई? ऐसा ऐसा है आपका माउंट एवरेस्ट। डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम, जो महाद्वीप और महासागर है इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से ये है कि कौन सा जल निकाय इतने किलोमीटर 1555800 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो ऐसा कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है, हिंद महासागर है? आपको इसका आंसर बताना है, क्या सही आंसर होगा? तो ऐसा है भाई आपका आर्कटिक ओशियन।
कौन सा, बी ऑप्शन जो है आर्कटिक महासागर है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? तो वो है भाई आपका आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन, इनको जरा आप जो है नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? इसका बताएंगे सही आंसर क्या होगा। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? समुद्री पट्टी, महाद्वीप पट्टी, मेंटल या बाहरी कोर? बताएंगे इसका क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा। तो वो है आपका महाद्वीपीय पट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा आर्कटिक के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? इसका आंसर बताएंगे। तो चौथा सबसे बड़ा महानिकाय है वो है आपका भाई दक्षिण महासागर। ठीक, कौन सा है आपका? दक्षिण महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा समुद्र हिंद महासागर का उत्तर पश्चिम भाग है जो लगभग 14,91,91 वर्ग मील के कुल क्षेत्र में फैला और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है? अरब सागर है, कैस्पियन सागर है, कैरिबियन सागर है, भूमध्य सागर है? बताएंगे ऑप्शन इसका क्या सही होगा। देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अरब सागर। कौन सा भाई? आपका अरब सागर ऐसा है। नेक्स्ट, ऐसे एक हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, उस कारक की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता। तो ऐसा बताएंगे कौन सा है भाई? वो जल की निकाय में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्मों के प्रकार हैं। ठीक है, या फिर आपका वाष्पीकरण या वर्षा की दर या पवन या समुद्र में बहने वाली ताजे पानी की मात्रा, मतलब उस कारक की पहचान करनी जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा जो है भाई वो है आपका जल निकाय में पाए जाने वाले समुद्र की सूक्ष्मों के प्रकार। ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है ना? तो इसका आंसर बताएंगे क्या सही होगा। देखिए जो ऐसा समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है, वह वर्षा, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी आपको दिया है इस तरीके का, तो ये क्या होगा आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है आपका, समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। तो सबसे उथला हिस्सा क्या होता है आपका भाई? महाद्वीपीय शेल्फ है। क्या है? महाद्वीपीय शेल्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय इतने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? मतलब आपको पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय 70,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण महासागर है, हिंद महासागर है? आपको बताना इसका आंसर सही क्या होगा। तो देखिए वो है आपका हिंद महासागर, है ना? कौन सा है? हिंद महासागर। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटे से सबसे बड़े 5 महासागर हैं, है ना? कितने हैं आपके? 5 महासागर है, सबसे छोटे सबसे बड़े, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? बताएंगे इसका आंसर क्या सही होगा, है ना? महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे पतला और चिकना है? तो ऐसा है आपका रस तल का मैदान, डीप सी प्लेन्स। कौन सा है? डीप सी प्लेन्स आपका ऐसा जिसका सबसे समतल और चिकना तल है। नेक्स्ट है, आप निम्न में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर से संबंधित करेंगे? रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर जो है आपका किससे संबंधित है? वो है आपका प्रशांत पैसिफिक। किससे भाई? आपका पैसिफिक से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर का संबंध करेंगे प्रशांत से। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों के लिए जिम्मेदार है? महासागरों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, बताया, है ना, एग्जाम के अंदर, और वन डे एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ देखने को आपको मिलते हैं। तो ऐसे देखो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, 97 है ना? तो ऐसा कितना प्रतिशत है? 97% महासागरों के लिए जिम्मेदार है।
चलिए नेक्स्ट है आपका मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है। मेडागास्कर कहाँ पे है? मेडागास्कर आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश अपेक्षाकृत उथले और समुद्र और खाड़ी के कब्जे वाले प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारिक मार्जिन है। तो इसका विस्तारिक मार्जिन आपको बताना है, क्या इसका विस्तारिक मार्जिन होगा? तो इसका विस्तारिक मार्जिन है महाद्वीपीय शेल्फ। कौन सा है अब इसका? महाद्वीपीय शेल्फ है। इसका क्या है? महाद्वीपीय शेल्फ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह जो प्रवाल भित्ति और केंद्रीय गर्त से बना है? इसका आंसर बताएंगे सही क्या होगा। तो इसका आंसर होगा एटोल। क्या होगा भैया इसका? बी ऑप्शन जो है सही होगा, एटोल बी ऑप्शन दिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा समुद्र का सबसे उथला भाग जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है? तो इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर होगा इसका महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक है, क्या होगा? महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पूर्वोत्तर घाटी और समुद्री पर्वत डैश राष्ट्रीय स्मारक डैश डैश में स्थित है। तो बताएंगे कौन सा इसका सही आंसर होगा। ये इसका आंसर जो सही होगा वो होगा आपका भाई सी ऑप्शन जो है, मतलब अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक महासागर। सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सागर डैश महासागर में स्थित है। अब काला सागर के नाम से कौन सा जाना जाता है वो बताएंगे, है ना। काला सागर से कौन सा जाना जाता है? वो होगा भाई आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के बारे में इनमें से कौन सा गलत कथन है? अब ज्वार भाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। उच्च ऑप्शन पहला देखिए, उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन दिया निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा अमावस्या के दिन आते हैं, ये तो गलत है ना, ये भी गलत है आपका। इसमें जो है ये आपको ऑप्शन ए की तरफ बढ़ सकते हैं कि उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका कथन बिल्कुल आपका क्या गलत कथन, निम्न कौन सा गलत कथन है ना। तो ये आपका अच्छा इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन जो है आपका ये ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, तो ये तो गलत है सेंटेंस। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये इसमें गलत बात कर रहा है कि पहली और आखिरी तिमाही में होता है, तो ऑप्शन इसलिए आपका सही होगा क्योंकि गलत है। ठीक है, बट ये बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा अमावस्या के दिन आते हैं, ये भी सही है ना। तो ये सही है, बट ए जो है आपका गलत है, इसलिए आपका ए जो है आपका भाई सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसने गलत पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। ऐसा कोई इसकी कोई भूमि सीमा नहीं है, ऐसा आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा आपका है भाई आपका सरगासो सागर। सरगासो सागर ऐसा जिसकी भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना, इनमें से कौन उन तत्वों में से नहीं आता? अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे जरा इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सिलिकॉन। कार्बन एक ऐसा है जो इसके ऑक्सीजन तत्वों में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में कौन ज्वर के मुख्य कारणों में से एक है? निम्नलिखित में कौन से ज्वर के मुख्य कारणों में से एक है? तो ऐसा है भाई आपका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डैश सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी के नीचे धकेला जाता है, तो उसे कहते हैं अभिसरण। क्या कहते हैं उसे अभिसरण बोलते हैं। ए कन्वर्जेंट। नेक्स्ट आपका 87, इसका आंसर बताएंगे, डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना है। तो इसका बताएंगे सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें पूछा है डैश डैश करके कि कम घनत्व वाली, क्या कम घनत्व वाली और फेल्सिक चट्टानों जैसे एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना होता है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय पट्टी। क्या? महाद्वीपीय पपड़ी, महाद्वीपीय पपड़ी।
निम्न में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, है ना। तो इसमें से बताना है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, है ना। तो वो क्या है, आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, वो है नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, नहीं था। निम्न से किस क्रिया की मदद से स्थलमंडल अस्थिमंडल के ऊपर गति करता है ना। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा आपका प्लेट विवर्तनी है, विवर्तनी की प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स। आगे बढ़ते हैं, महासागरीय डैश से पूछा है कि डैश डैश महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। कौन सा होता है, गंभीर सागरीय मैदान, डीप सी प्लान्स, डीप सी प्लेन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में OETC में टी का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको OETC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। OETC का फुल फॉर्म है क्या, तो देखिए OTC का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। तो O4 क्या होता है भाई, O4 होता है आपका ओशियन, O4 ओशियन, ठीक है। और E4 होता है आपका, E4 लिखेंगे एनर्जी, ठीक है। और T4 आपको T4 ही पूछा गया, और T4 होता है भाई आपका थर्मल, ठीक है क्या, थर्मल। और C4 और देख लेते हैं, C4 होता है आपका कन्वर्जेशन, ठीक है। तो T4 थर्मल, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। आपसे ये पूछा गया एक बार, ठीक है। चलिए, निम्न से कौन सा जल निकाय पाक जलडम मध्य के सर्वाधिक समीप है, बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, है ना। कौन सा समीप है इसका, बताइए। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका मात्रा की खाड़ी, गोल्फ ऑफ मन्नार, सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लेवल वृद्धि और गिरावट को डैश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है ज्वर, टाइड, क्या बोलते हैं, ज्वर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, भूकंप तरंगों को एक यंत्र सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है या रिएक्टर स्केल द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, स्पीडोमीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, ओडोमीटर। देखो स्पीडोमीटर नहीं होगा, ओडोमीटर नहीं होगा। स्पीडोमीटर क्या होता है, गति, ओडोमीटर आपकी चाल, ये सब चीज़ जो है डिस्टेंस, मतलब उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होती है। और रिएक्टर स्केल भी अलग होता है। सिस्मोग्राफ जो है इसका सही होगा, ए ऑप्शन जो है इसका भाई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 1013.25 मिली बार्स, ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है। तो भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में, 4 में है, 5 में, 6 में, 2 में है, ठीक है। आपको बताना कितने जोन में विभाजित है। तो भारत जो है आपके 4 जोनों में विभाजित है, ठीक है। तो आपके कितने क्षेत्रों में है, 4 क्षेत्रों में विभाजित है। और जोन जो 5 है वो सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है ना। और जोन देखो आपके कितने हैं, आपके भाई वैसे तो आपके करीब करीब आपके 4 जोन है, ठीक है। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और आपका फिफ्थ है, ठीक है। ये आपके जोन है, ठीक है। और जो सबसे कम है वो आपका सेकंड है ना, सबसे कम। और सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक है आपका 5वां, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट के अंदर आते हैं, ये आप डिटेल जो है देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट किसके, सेकंड किसके अंदर आता है, थर्ड किसके अंदर, फोर्थ किसके अंदर आता है, कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं, उनके राज्यों के बारे में भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है।
कौन सा क्षेत्र आपका क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? वो करता है आपका भाई मोहो। कौन सा है आपका? मोहो ऐसा एक जो इनको अलग करता है क्रस्ट और मेंटल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाली तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? लिमिट क्या है? लिमिटेशन इसकी क्या है? तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या सही होगा भाई, है ना? तो वो जो इसका आंसर सही है, देखिए जो इसकी सीमा है कितनी है ना, भूकंप को मापने के प्रयोग में किए जाने वाली तीव्रता के पैमाने की सीमा है आपकी 1 से 12 तक, 1 से 12 तक इसकी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती चीजों को अपनी तरह जिस बल से खींचती है उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं भाई इसको? आज से बता सकते हैं इसका, इजीली आपको पता होना चाहिए, वो है ग्रेविटी। ऑप्शन सी, इजीली आप इसका आंसर बता सकते थे, बचपन से पढ़ते आते हैं। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है? कौन सा करता है भाई? सिस्मोग्राफ। कौन सा करता है? सिस्मोग्राफ। आप ये इजीली इसका आंसर बता सकते थे। ठीक है, बैरोमीटर से क्या क्या किया जाता है? मैनोमीटर से क्या किया जाता है? क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है? इसको भी आप एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन हमने आज किए इस वीडियो में, और इस तरीके की सीरीज हम करते रहेंगे कंटिन्यू आपके 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।